हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है लर्न विथ अजित में। इस सीरीज का 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों। यदि आप 50 में से 40 भी कर लेते हैं तो समझ जाए आपको मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों, आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दिया गया है इसमें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। इसमें से हम लोग को सदिश राशि के बारे में देखना कि कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि में दोस्तों जो होता है जिसमें परिमाण और दिशा होते हैं उसे सदिश राशि कहा जाता है, और जिसमें केवल परिमाण हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो चाल प्रवणता। चाल प्रवणता इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो स्थिरीकृत होता है वो लगभग आधा भाग कार्बन डाइऑक्साइड का कौन स्थिरीकरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि सवाल ही है जो करता है लगभग, यानी कि ऑक्सीजन लगभग आधा प्रतिशत जो है सवाल देता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा किया जाता है। तो रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन जो है दोस्तों अग्नाशय द्वारा इसका स्रावन किया जाता है। यदि लीवर की बात की जाए दोस्तों, तो लीवर जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है, जिसका वजन 1.5 से 2 केजी के बीच पाया जाता है। और प्यूटिटरी ग्रंथि के बारे में बात किया जाए तो प्यूटिटरी ग्रंथि जो है, प्यूटिटरी ग्रंथि को दोस्तों कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। और थाइमस ग्रंथि जो है दोस्तों, जो हमारे अस्टर्नम नाम की हड्डी रहती है उसके पीछे स्थित होती है, और उम्र के साथ ये विलुप्त हो जाता है। थाइमस यानी कि सिकुड़ जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है। यानी कि डीएनए में 4 प्रकार का बेस पाया जाता है दोस्तों, और इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है। तो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन जो होता है दोस्तों पाया जाता है, लेकिन यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है। और आप लोगों को बता देना चाहते हैं दोस्तों कि एडेनिन और थाइमिन के बीच जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। आप लोग यदि ज़्यादा डीप में पढ़े होंगे तो समझ सकते होंगे। आगे देखते हैं 5 नंबर, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। तो मानव रक्त लाल किसके कारण हो जाएगा दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। और जो दोस्तों ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन ही करता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही किया जाता है ऑक्सीजन का परिवहन। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ताम्र लिपि लिखी जाती थी, यानी किस तरह से लिखी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ताम्र लिपि जो है पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर और दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि यदि पहली पंक्ति हम बाएं से दाईं ओर लिखे और उसके जस्ट नीचे हमको लिखना पड़ेगा दाएं से बाईं ओर। यदि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है, और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीय सभ्यता भी कहा जाता है, और इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। जिसका यदि काल की बात की जाए तो 2500 बीसी से लेकर के 1700 बीसी 1750 बीसी तक को हड़प्पा घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं तो क्या कहता है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष हो जाएंगे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति जो है दोस्तों राजगृह में हुआ था 483 बीसी में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था।
यदि दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता के बारे में जाने तो सावा कामी ने किया था। और तृतीय बौद्ध संगीति किए थे मोगली पुतत्तीस। और चौथी बौद्ध संगीति किए थे वसुमित्र। और चौथी बौद्ध संगीति में ही उपाध्यक्ष के तौर पे अश्व घोष थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, इसका मतलब कृत्रिम बंदरगाह, जो कि बनाया गया है उसे कृत्रिम बंदरगाह कहा जाता है। तो चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है, जो मानव निर्मित होता है उसे कृत्रिम कहा जाता है। और बाकी जो मुंबई, कोचिन, विशाखापट्टनम है वो एक प्राकृतिक बंदरगाह है। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक किसे कहा जाता है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसे कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को हम लोग कहते हैं सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। यदि वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल था 1772 से 84 के बीच में था। यदि हम क्लाइव की बात करते हैं तो क्लाइव का कार्यकाल 1757 से 60 तक थे। 2 कार्यकाल के लिए आए थे दोस्तों। तो प्रथम कार्यकाल में 1757 से 60 रहे थे और दूसरे कार्यकाल में 1765 से 67 रहे थे। और इन दोनों के बीच में एक बेनिस्टार्ट आ गया था। बेनिस्टार्ट जो है 1760 से 65 तक रहा था। और बेनिस्टार्ट के समय में ही बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। तो ये सब ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सब थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चन में आ जाता है। ब्लेचली का कार्यकाल देखें तो 1798 से 1805 के बीच में आता है। दोस्तों यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बातों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि लिखने के लिए तो दोस्तों मेरे पास अभी सुविधा नहीं है उतना, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं अभी यूट्यूब पे नया हूँ। तो दोस्तों जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा, यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो थोड़ा दोस्तों उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो दोस्तों बेहतरीन करने का कोशिश करेंगे। अभी सुविधा का मेरे पास बहुत ही अभाव है दोस्तों। तो संसाधन की कमी के कारण यदि आप सुनकर भी यदि याद रख पाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं 10। वामपंथी विचारों पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। यदि मेरी आवाज़ आपको ज़्यादा स्पीड लग रही है दोस्तों तो कृपया जो होता है यदि आप धीरे करके भी सुन लीजिएगा, क्योंकि समय की कमी के कारण मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना हो और आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और आप ज़्यादा बूस्ट हो सके दोस्तों। आगे देखते हैं विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक किस क्षेत्र में स्थित है? यानी कि महत्वपूर्ण ग्रैंड बैंक का मतलब हुआ जहाँ पर मछली का खाना जो है दोस्तों बहुत सारा वहाँ पे रहता है, यानी कि बहुत सारा मछली पाया जाता है। कहाँ, किस क्षेत्र में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। आगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान और देश दिया गया है और दोनों को मिलाने के लिए दिया गया है। तो कैंटरबरी जो घास के मैदान है दोस्तों न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पूछताछ घास के मैदान हंगरी में पाया जाता है। बेल्ट घास का मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और पंपा जो है दोस्तों अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। आप लोग रोक के चाहे तो मिला ले सकते हैं और आराम से देख सकते हैं दोस्तों। 13 नंबर है वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? तो किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत हो जाएगा? तो स्वदेशी आंदोलन का। स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था दोस्तों। और असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 से 22 तक चला था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत छोटा डेट के साथ देखेंगे तो 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और 12 फरवरी 1922 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। उसी तरह भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था दांडी यात्रा के बाद। आगे हम लोग देखते हैं माउंटबेटन के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
3 जून 1947। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आया था। इसको दोस्तों 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। और 22 अगस्त 1947 को दोस्तों हमारे राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसको अपनाया गया था। और 15 अगस्त को आप लोग सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और ना ही वह संसद में, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। संसद जो है दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है। यदि राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति का चर्चा आर्टिकल 52 में दिया गया है, वही उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में दिया गया है, महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में दिया गया है, और लोकपाल जो है दोस्तों ये संसद द्वारा विधेयक लाया गया था प्रथम बार तो 1968 में, तो उसी से ये विधेयक बिल पारित करके लाया गया था। संवैधानिक नहीं है लोकपाल। भारतीय संविधान का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? तो भारतीय चुनाव का अधिकार हम लोग सभी जानते हैं वयस्क मताधिकार से किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका कौन सा भाग पूछ रहा है, कौन सा अध्याय पूछ रहा है? तो इसका भाग 11 हो जाएगा दोस्तों और अध्याय 1 हो जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? कौन सा हो जाएगा? तो 61वीं संविधान संशोधन 1989 में जो आया था दोस्तों उसके तहत कर दिया गया था। 69 की बात की जाए, यानी कि 69वां संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये 1991 में आया था। दिल्ली एनसीपी यानी कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित करने के लिए लाया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में आया था, लेकिन 18 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देखते हैं। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक पूछ रहा है, तो हिंदू पैट्रियट के संस्थापक जो हो जाएंगे हरीश चंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। लेकिन यदि आप जानना चाहते हैं कि जिसमें नील आंदोलन के बारे में चर्चा किया गया था नील दर्पण, तो नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वही है दोस्तों जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। दादा भाई नौरोजी जो है दोस्तों इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। राजा राममोहन राय को जो है आधुनिक भारत का अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। और बाल गंगाधर तिलक तो होम रूल की स्थापना किए थे 1916 में, आप लोग जानते होंगे। श्रम गहन उद्योग वह है, यानी श्रम गहन उद्योग कौन है? तो श्रम गहन उद्योग में दोस्तों अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। श्रम गहन उद्योग में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आगे है निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किसने दिया था? तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है रेगनर नर्स ने दिया था। रेगनर नर्स एडम स्मिथ के बारे में जानते होंगे दोस्तों, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि दोस्तों लगभग 1776 ईस्वी में लिखा गया था। आगे 23 नंबर है, वेद त्रयी कहा जाता है, यानी कि वेद त्रयी किसे कहा जाता है? त्रयी के मतलब 3। तो वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद होता है, उसमें अर्थवेद नहीं होता है। यदि ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में सूक्त और मंत्रों के बारे में बताया गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में बताया गया है और अर्थवेद में जादू टोना के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है, यानी कि कौन दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिलिप वर्क।
आगे क्वेश्चन नंबर 25 है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो बुग्याल और प्यार घास के मैदान जो है दोस्तों उत्तराखंड में पाया जाता है। हम लोग थोड़ा तेज करने का कोशिश करेंगे। आ, आगे 26 है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? जो दोस्तों जो आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बिन मौसम बरसात, बिन मौसम आंधी तूफान आता है, उस सब के कारण ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षरण है, प्रदूषण है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आगे 27 नंबर आज देखते हैं, कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो प्रत्यक्ष कर के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन सा है? तो व्यक्तिगत कर, निगम कर, इन दोनों जो है तो प्रत्यक्ष कर है, यानी कि इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1 और 2। सीमा शुल्क, सेवा शुल्क अप्रत्यक्ष कर में आता है। यहाँ पे दिया गया दोस्तों पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी शब्द जो है किसने दिया था? तो पारिस्थितिकी शब्द जो है हैक्कल ने दिया था। लेकिन यदि आपको पूछ लेता दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था? तो तंत्र दिया था टाउन्सले ने। आप याद रख सकते त से तंत्र, त से टांसले। तो पारिस्थितिकी तंत्र पूछता तो टांसले हो जाता। यदि एडवर्ड स्वेस की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने बायोस्फीयर जो शब्द है, बायोस्फीयर शब्द दिया था एडवर्ड स्वेस ने। और जो लिंडमैन है दोस्तों, लिंडमैन ने ऊर्जा का हस्तांतरण का 10% का नियम दिया था, यानी कि एक वर्ग से दूसरे वर्ग में यदि उपभोग किया जाता है तो उसमें ऊर्जा जो है 10% ही हस्तांतरण होता है, उसका नियम जो है लिंडमैन ने दिया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि की चाल सबसे अधिक है? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में होती है। तो इसमें से ठोस कौन हो जाएगा दोस्तों? तो वायु तो गैस हो जाएगा, वायु गैस हो जाएगा, जल लिक्विड हो जाएगा, ठोस तो इसमें एक ही दिख रहा है लकड़ी। तो लकड़ी में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा लकड़ी में हो जाएगी। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है? यानी कि पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विद्युत तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है दोस्तों अनुप्रस्थ तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह जो है थाइलोफाइटा है। दोस्तों पादप जगत को 3 भागों में बांटा गया था, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के रूप में बांटा गया था, जिसमें से इन दोनों को अपुष्पी में रखा गया था। जिसमें से आप लोग जानिए दोस्तों कि थाइलोफाइटा पादप जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। उसी तरह ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। और ट्रेडोफाइटा जो है, ट्रेडोफाइटा का एक खास विशेषता यह है कि इसके संवहन ऊतक जो होता है पूर्ण विकसित होता है और ऑर्थोपोडा जंतु में आ जाता है दोस्तों। कहा गया कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा सीधा ही होता है, हमेशा सीधा। जो है आप देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ट्रेंगल का जो शेप होता है उस टाइप का रहता है। निम्नलिखित क्रांतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम लोग को देखना है कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है। तो क्या खाद हरित क्रांति से संबंधित है? तो बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध खाद से है। उसी तरह सुनहरी क्रांति का संबंध उद्यान से है। उसी तरह श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। क्या भूरी क्रांति का संबंध कुक्कुट पालन से है? तो नहीं दोस्तों, भूरी क्रांति जो है दोस्तों उर्वरक में आ जाएगा, हाँ उर्वरक से आ जाएगा भूरी क्रांति, या फिर कहीं कहीं चमड़ा उत्पादन से भी दे देता है भूरी क्रांति। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। आगे 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34 नंबर कर रहा है, जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य घटते क्रम में। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है, तो 2 नंबर में केरल है। लेकिन केरल केरल के बाद हम लोग को यह भी याद रखना पड़ेगा कि केरल के बाद सबसे ज्यादा लिंगानुपात तमिलनाडु के है, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश के है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। थोड़ा तबीयत आज थोड़ा डाउन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा अब देख रहे होंगे सही से नहीं बोल पा रहा हूँ मैं। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है, मिलाने के लिए दिया गया है परियोजना और नदी के बारे में। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि तिलैया परियोजना जो है बराकर नदी पर स्थित है, और पंचेत बांध जो है दामोदर नदी पर स्थित है।
और बाण सागर परियोजना जो है सोन नदी पर है, और रंजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर ही स्थित है। इस तरह से आप देखिएगा तो हो जाएगा, एक के दो, दो का एक, तीन का तीन, चार का चार, डी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि तिलैया परियोजना किस राज्य में है, तो तिलैया परियोजना झारखंड में है, पंचेत बांध भी झारखंड में ही है, और बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश में है, और रंजीत सागर बांध परियोजना है दोस्तों पंजाब भी लाभ उठाता है, और क्या क्या है, हिमाचल प्रदेश भी लाभ उठाता है। कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? लैंडलॉक कंट्री उसे कहते हैं दोस्तों जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इसमें देखना है हमको कि किसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। तो पराग्वे जो दक्षिणी अमेरिका की कंट्री है दोस्तों, इसकी सीमा कोई भी समुद्र से नहीं लगती है। बाकी यूक्रेन जो है, यूक्रेन यूरोप का कंट्री है, यूक्रेन की राजधानी कीव हो जाता है। और वेनेजुएला जो है दक्षिणी अमेरिका का ही कंट्री है, वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाता है। और कोलंबिया भी दक्षिणी अमेरिका की कंट्री है, कोलंबिया की राजधानी क्विटो हो जाएगा, क्विटो। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी? तो ग्रैंड कैनियन हो जाएगा कोलोरेडो पे, कोलोरेडो नदी पे। कोलोरेडो नदी कहाँ बहती है? यूएसए में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंधित नहीं है? पंचायत राज से संबंधित नहीं कौन है दोस्तों, जो पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंघवी समिति पंचायत से, सिंघवी समिति की स्थापना 1986 में किया गया था। थुंगन समिति भी पंचायत से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1988 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का भी संबंध जो है पंचायत से है, 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। त्रिस्तरीय पंचायत की देन जो है बलवंत राय मेहता समिति से ही संबंधित है। लेकिन दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध जो है चुनाव से है, यानी कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1990 में किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन? ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, सिखों के लिए पृथक निर्वाचन के लिए बोल रहा है, ना कि मुसलमानों के लिए। तो सिखों के लिए पृथक निर्वाचन हो जाएगा सी नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा हो जाएगा। लेकिन यदि मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन बोलता तो 1909 हो जाता। प्रथम बार निर्वाचन शब्द का प्रयोग कब किया गया था दोस्तों? तो 1892 के अधिनियम के तहत। और आप लोग जानते होंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रांतों में द्वैध शासन को अंत करके केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था। आगे 40 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्नलिखित समितियों में किसके दस्तखत नेहरू ने नहीं किया था? तो संघ शक्ति समिति का स्थापना नेहरू ने किया था, संघीय संविधान समिति की स्थापना भी नेहरू ने किया था, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जो बना था उसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। लेकिन प्रांतीय संविधान समिति जो है अपना पटेल जी किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही हाई लेवल का है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्यु दंड की सजा में दुर्लभ सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था? यानी कि इनका कहना था कि मृत्यु दंड पर रोक लगाया जाए, मृत्यु दंड नामक जो कानून बनाया गया है उसको हटाया जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज 1980। दोस्तों यदि आप दरोगा की भी तैयारी कर रहे होंगे, बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे, बिहार से भी कर रहे हैं, आप लोगों को ये सब क्वेश्चन बहुत फायदा करेगा दोस्तों, बहुत फायदा। आगे है लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? शब्द किस खेल से हो जाएगा? लॉन टेनिस से हो जाएगा, लॉन टेनिस। कम से कम तीन तीन शब्द जो है दोस्तों हर एक खेल से याद रखिएगा, जैसे कि लव स्मैश सर्विस लॉन टेनिस से हो गया। यदि आप गोल्फ से याद रखना चाहते हैं तो बोगी, ईगल, अल्बाट्रॉस जो शब्द है गोल्फ से संबंधित है। फुटबॉल से जानते होंगे दोस्तों, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, ये सब फुटबॉल से होता है। हॉकी से स्टिक, पेनाल्टी स्टिक, और स्कूप जो होता है जो दोस्तों हॉकी से। दोस्तों ये बात को ध्यान से सुनिएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ आएंगे, क्योंकि लिखने की सुविधा नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आगे टाइलर पुरस्कार का संबंध जो है किस क्षेत्र से दिया जाता है? तो इसका संबंध पर्यावरण से हो जाएगा। टाइलर पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था दोस्तों? तो 1973 में किया गया था। आगे किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है? तो इटालियन ऑफ ईस्ट किस भाषा को कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45,
सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ के धम्मेक स्तूप का निर्माण जो है दोस्तों मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक जो जानते हुए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। मौर्य वंश की स्थापना 321 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। शुंग वंश की स्थापना जो है दोस्तों 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो उसी तरह कुषाण वंश की स्थापना जो है दोस्तों प्रथम शताब्दी यानी कि लगभग 30 ईस्वी के लगभग में हुआ था। इसकी स्थापना जो है कुजुलकड फिशस ने किया था। और जो डी नंबर है गुप्त यानी कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लगभग 319 एडी में किया था। आगे 46 नंबर है चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? किस अभिलेख से संबंधित हो जाएगा दोस्तों? तो महास्थान अभिलेख से। और ये महास्थान अभिलेख कहाँ स्थित है? तो बांग्लादेश में स्थित है। आगे चोल एक तमिल राजवंश है जिसकी राजकीय चिन्ह क्या थी? पूछ रहा है कि चोल का राजकीय चिन्ह क्या थी? तो दोस्तों जो चोल था, चोल का राजकीय चिन्ह बाघ था। यदि आप जानना चाहेंगे धनुष किसका राजकीय चिन्ह था, तो धनुष जो था दोस्तों चेर राजवंश का राजकीय चिन्ह धनुष था। मछली किसका था? तो मछली पांडे राजवंश का मछली था। आगे 48 नंबर देखते हैं एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से? तो दोस्तों एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित है। इसके तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 देखते हैं गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, यानी कि प्रथम बार गांधी को महात्मा किसने बोला था, यानी कब कब बोला गया था और किसने दिया था? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। पहली बार महात्मा किसने बोला था, याद है आपको दोस्तों? पहली बार महात्मा जो है गांधी जी को आर्यन यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बोला था। रॉयल एक्ट भी दोस्तों जो है वही चंपारण सत्याग्रह आप लोग जानते हैं 1917 में हुआ था। रॉयल एक्ट जो है 1919 में हुआ था। और अमृतसर का अधिवेशन भी 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों स्टार्टिंग हुआ था 1919 में ही और 24 तक चला था। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। यदि दोस्तों अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर दोस्तों, क्योंकि हर किसी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए दोस्तों, इसलिए मेहनत करता हूँ दोस्तों। यदि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो एक बड़े स्क्रीन पे जल्द ही मैं आने वाला हूँ और इससे भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को डिस्कशन देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। बस एक बार सपोर्ट कर दीजिए। आगे 50 नंबर क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? किस शासक ने आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी ने प्रथम बार जो आक्रमण है किया था 11 भारत पर आक्रमण 1175 में किया था, करमाथी मुसलमानों की विरुद्ध किया था। यदि इसकी वंश जानने की कोशिश करेंगे तो गौर वंश का है या फिर इसको ससवनी वंश का भी नाम से जानते हैं कि ससवनी वंश में आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है दोस्तों गजनबी के साथ आया था। गजनबी जो है अफगानिस्तान का एक प्रांत है, उसी के साथ आया था, उसी के दास था। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किया था 1206 में किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया था। इल्तुतमिश भी जो है दोस्तों गुलाम वंश से संबंधित है, लेकिन गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। उसके बाद आराम शाह बैठा था गद्दी पर। आराम शाह के बैठने के बाद इल्तुतमिश आया था, यानी कि आराम शाह की मृत्यु हो गया था, लगभग 6 महीना ही शासन कर पाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 10 तक किया था और 10 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो घोड़े से गिर कर हो गया, तो दोस्तों साथ पोलो वगैरह खेल रहा था। और उसके बाद आराम से 6 महीने तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आ गया था। इल्तुतमिश ही बहुत अच्छा शासक रहा था दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन बनाए रखें दोस्तों। आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग का नाम ज़रूर ही मेरिट लिस्ट में आएगा यदि आप लोग इसमें 50 क्वेश्चन में कम से कम 40 भी किए होंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले फिर। जय हिंद।